हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू UPCISS प्राइम। यह ट्रिपल सी का लेक्चर नंबर 7 है और पिछले वीडियो में हमने हार्डवेयर के बारे में कंप्लीट किया कि हार्डवेयर क्या होते हैं, इनका यूज क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। और आज की इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर के बारे में समझेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या हैं, कंप्यूटर में इनका काम क्या होता है और ये कितने प्रकार के हैं। अगर आप लोग ट्रिपल सी कोर्स कर रहे हो तो यह वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमने हार्डवेयर के बारे में कंप्लीट किया था कि हार्डवेयर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसें क्या होती हैं और इसके साथ साथ हमने मेमोरी के बारे में भी देखा था कि मेमोरी क्या है, स्टोरेज डिवाइस क्या होती हैं, मेमोरी कितने प्रकार की हैं, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती हैं। यानी कि पिछले वीडियो में हमने हार्डवेयर की सभी टॉपिक कंप्लीट किए थे जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में, यानी कि आज की इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर के बारे में समझने वाले हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। अगर बात करें सॉफ्टवेयर की, तो जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं यह निर्देशों और प्रोग्रामों का एक समूह है। यानी कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं निर्देशों और प्रोग्रामों का एक समूह होता है। वैसे तो आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा कंप्यूटर होता है दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो हार्डवेयर से मिलकर बना होता है, जो हार्डवेयर पार्ट होते हैं, हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। यानी कि दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से। जब हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है और हमारे कंप्यूटर में हार्डवेयर नहीं होंगे तो हमारा कंप्यूटर बेकार हो जाएगा, यानी कि हमारा कंप्यूटर ही नहीं होगा। उसी तरीके से अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो जो सॉफ्टवेयर होते हैं, अगर हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो हमारा कंप्यूटर एक डिब्बा लगेगा, यानी कि उसमें कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो भी हम काम करते हैं किसी ना किसी सॉफ्टवेयर पर ही करते हैं। जैसे कि हमें टाइपिंग करनी होती है तो जो हम टाइपिंग करते हैं हम किसी ना किसी टाइपिंग एप्लीकेशन का यूज करते हैं टाइपिंग करने के लिए। यानी कि जो हम टाइपिंग करेंगे तो टाइपिंग करने के लिए हम किसी ना किसी टाइपिंग एप्लीकेशन यानी कि टाइपिंग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। लेकिन जो हम टाइपिंग करते हैं किसके माध्यम से करते हैं? हार्डवेयर के माध्यम से करते हैं। जैसे कि कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड के माध्यम से हमको टाइपिंग करनी होती है तो हम क्या करेंगे? सॉफ्टवेयर पर काम करेंगे। किसके माध्यम से? हार्डवेयर के माध्यम से। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर के लिए क्यों जरूरी होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर हमारे वही हैं जिन भी एप्लीकेशन पर हम काम करते हैं वह हमारे सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि एक्सेल हो गया, हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, असेंबलर हो गए, ये सारे हमारे क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि सॉफ्टवेयर निर्देशों और प्रोग्रामों का एक समूह होता है। यानी कि जो प्रोग्राम होते हैं उनको टाइप करके, उनको लिख करके हमारे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सारी लैंग्वेज लिख कर हम एक वेबसाइट का निर्माण करते हैं। उसी तरीके से जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं इनको बनाने के लिए भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके प्रोग्राम लिखे जाते हैं। तो उन्हीं छोटे छोटे प्रोग्राम को मिलाकर एक समूह बनता है जिसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। बस हर सॉफ्टवेयर का अलग अलग काम होता है। उस सॉफ्टवेयर में ये फीड होगा कि तुम्हें इस तरीके का काम करना है। जैसे टाइपिंग हो गया तो टाइपिंग भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन उसमें हम केवल टाइपिंग कर सकते हैं। जैसे कैलकुलेटर हो गया तो कैलकुलेटर में क्या हम करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करते हैं। तो ये सारे प्रोग्राम उस कैलकुलेटर में फीड हैं कि तुम्हारे में केवल जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, गुणा, भाग, यानी कि ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। उसी तरीके से सॉफ्टवेयर हमारे हजारों लाखों में होते हैं और हर सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके छोटे छोटे प्रोग्राम बनाए जाते हैं, तब हमारा सॉफ्टवेयर का निर्माण होता है। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि सॉफ्टवेयर निर्देशों और प्रोग्रामों का एक समूह है। बिना सॉफ्टवेयर के कोई कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन देते हैं, वह कंप्यूटर को बताता है कि कौन सा कार्य कब और कैसे करना है। सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए बहुत सारी प्रोग्रामिंग भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनको डिजाइन करने के लिए बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है। जैसे कि हमारी जावा लैंग्वेज हो गई, सी लैंग्वेज हो गई, .NET, जावास्क्रिप्ट, एंड्रॉयड और पाइथन, ये सारी हमारी लैंग्वेज हैं जिनका यूज करके हम सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं। फिर इसके बाद बताया गया है कि सॉफ्टवेयर जो हैं सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया है। तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के हैं।
तो सॉफ्टवेयर हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहले हम इसको सिंपल शब्दों में समझते हैं। जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये हमारे सिस्टम के लिए बनाए जाते हैं। जो हमारा कंप्यूटर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए बनाए जाते हैं। जैसे आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम देखा होगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। हो सकता है आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम कंप्यूटर लेते हैं तो उसमें विंडो डलवाते हैं। तो जो हम विंडो डलवाते हैं, विंडो 10 हो या विंडो 7 हो या विंडो 8 हो, यही हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। और जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल या डाउनलोड करवाते हैं तो उसके साथ ही कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि हमारा इंटरप्रेटर हो गया, असेंबलर हो गया, डिबगर हो गया, ये सारे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। अब ये क्या होते हैं तो इनको हम अभी आगे देखेंगे कि ये क्या होते हैं। फिर इसके बाद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं यूजर के लिए बनाए जाते हैं, जिन पर यूजर काम करता है। जैसे कि हमको एक्सेल का यूज करना है तो हम किसका यूज करेंगे, एक्सेल का यूज करेंगे, जिसपे हमें डाटा एंट्री से रिलेटेड काम करना होता है। यानी कि एक्सेल पर केवल हम डाटा एंट्री से रिलेटेड ही काम कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी प्रकार की पीडीएफ बुक बनानी हो तो हम क्या करते हैं, तो हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत जैसे MS वर्ड वगैरह हमारे आ जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिसपे हम लोग काम करते हैं। जैसे एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट हो गया, टाइपिंग मास्टर हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ये सारे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। वही चीज़ यहाँ पर नीचे भी बताई गई है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे यूजर के विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए विकसित किया गया। यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इसलिए डिजाइन किया गया है जिससे यूजर किसी भी कार्य को बहुत ही आसानी से उस सॉफ्टवेयर पर कर सके। जैसे कि मान लो हमें किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन करनी है तो हम कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। है तो एक वो भी सॉफ्टवेयर, लेकिन उस सॉफ्टवेयर में हम केवल कैलकुलेशन कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए हमें टाइपिंग करनी है तो हम टाइपिंग एप्लीकेशन का यूज करेंगे क्योंकि हम उस पर टाइपिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से अलग अलग कार्य करने के लिए हमारे अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन होते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे यूजर के किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए विकसित किया गया। हम अपने मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर में जितने भी ऐप देखते हैं वह सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन में आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं, यानी कि इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसको अनइंस्टॉल भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। और नीचे यहाँ पर टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया है। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ये भी हमारे कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर हो गया, वर्टिकल सॉफ्टवेयर हो गया, शेयरवेयर ऑफ ट्रायल सॉफ्टवेयर हो गए, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर हो गए, ओपन सोर्स हो गया, हमारा कमर्शियल नेगवेयर। यानी कि ये सभी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर की। जो हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर होते हैं इनका उपयोग सभी कंप्यूटर यूजर कर सकते हैं। जैसे हमारा MS ऑफिस, जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से जानते हैं, फोटोशॉप हो गया, टैली हो गया, ETC। यानी कि सभी हमारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिनका यूज हम सभी कंप्यूटर पर कर सकते हैं, यानी कि इनका उपयोग सभी कंप्यूटर यूजर कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका उपयोग सभी कंप्यूटर यूजर कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल दिए गए हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है वर्टिकल सॉफ्टवेयर। तो वर्टिकल सॉफ्टवेयर का मतलब होता है ये वह सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको किसी विशेष संगठन के लिए बनाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए फाइनेंशियल MIBS, ये हमारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको किसी विशेष संगठन के लिए बनाया जाता है, और इन सॉफ्टवेयर को वही लोग यूज कर सकते हैं, बल्कि सभी लोग यूज नहीं कर सकते। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि वर्टिकल सॉफ्टवेयर हमारे वह सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको किसी विशेष संगठन के लिए बनाया जाता है, और एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा है शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। तो जो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, इन सॉफ्टवेयर को हमें प्रयोग करने के लिए खरीदना पड़ता है, लेकिन खरीदने से पहले कुछ दिनों के लिए हमें इनका ट्रायल वर्जन दे दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए कोरल ड्रा हो गया, ये हमारे क्या है, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए हमें उनको खरीदना पड़ता है, यानी कि जो भी कंपनी ने उसको डिजाइन किया होगा उस कंपनी से हमें उस सॉफ्टवेयर को खरीदना पड़ता है, तब हम यूज कर सकते हैं। लेकिन यूज करने से पहले 2-3-4 दिन का हमको ट्रायल दिया जाता है कि ये सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम करता है, यानी कि उसको हम 3-4 दिन यूज कर सकते हैं, फिर बाद में हम उसको परचेस
कर सकते हैं। तो शेयरवेयर यही होते हैं कि वह सॉफ्टवेयर जिनको हमें खरीदना पड़ता है यूज करने के लिए, लेकिन खरीदने से पहले कुछ दिनों के लिए हमें इन सॉफ्टवेयर का ट्रायल वर्जन दे दिया जाता है ताकि हम उनको यूज कर सकें 2-4 दिन, फिर उसके बाद हमें परचेस करना होता है। फिर इसके बाद है नेक्स्ट हमारा फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि ये सॉफ्टवेयर फ्री होते हैं। इन सॉफ्टवेयर को हम सभी कंप्यूटर पर यूज कर सकते हैं जो हमारे फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं, और इनको चलाने के लिए किसी भी प्रकार का पेमेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना हमें इनको परचेस करना पड़ता। जैसे BLC प्लेयर हो गया, तो BLC प्लेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है इसको हम बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और हर सिस्टम पर यूज कर सकते हैं, यानी कि इनको हमें परचेस नहीं करना पड़ता। इसी तरीके से नेरो सॉफ्टवेयर हो गया, तो ये हमारे वह सॉफ्टवेयर होते हैं यानी कि फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री होते हैं और इनको चलाने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क हमें नहीं देना होता। फिर इसके बाद नेक्स्ट है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं ये सॉफ्टवेयर अपने साथ अपना सोर्स कोड भी हमें देते हैं, जिससे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिनक्स सॉफ्टवेयर हो गया, लिब्रे ऑफिस हो गया, गूगल क्रोम हो गया, तो ये हमारे वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो अपना कोड भी हमें दे देते हैं और उसमें हम अपना बदलाव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हमारे वही सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका सोर्स कोड भी हमें मिल जाता है और उसमें हम अपने इच्छा अनुसार चेंजेस भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद है नेक्स्ट हमारा कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर। तो जो कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर होते हैं इन सॉफ्टवेयर को या तो खरीदना पड़ता है या फिर इन सॉफ्टवेयर का हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, तभी हम इन सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमारा एक प्रकार का कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर हुआ। फोटोशॉप हो गया, तो फोटोशॉप भी एक प्रकार का कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इन सॉफ्टवेयर को हम फ्री में यूज नहीं कर सकते। इनको चलाने के लिए हमें किसी ना किसी प्रकार का शुल्क देना होता है, यानी कि जिस भी कंपनी ने इसको डिजाइन किया होगा उस कंपनी को हमें पेमेंट करना होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा है नेकवेयर। जो नेकवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं ये भी एक प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं। ये सॉफ्टवेयर शेयरवेयर के अंतर्गत आते हैं। जो हमारे शेयरवेयर सॉफ्टवेयर थे, नेकवेयर सॉफ्टवेयर हमारे उसी के अंतर्गत आते हैं। इन सॉफ्टवेयर का जब ट्रायल टाइम समाप्त हो जाता है तब ये नोटिस देते हैं कि अब आप इस सॉफ्टवेयर को परचेज कर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए बिनरार, यानी कि शेयरवेयर सॉफ्टवेयर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग जानते होंगे, क्योंकि शेयरवेयर सॉफ्टवेयर में क्या था, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर जो थे इनको हमें प्रयोग करने के लिए खरीदना पड़ता था, लेकिन खरीदने से पहले कुछ दिनों के लिए हमको ट्रायल दिया जाता था कि हाँ इनको आप लोग 3-4 दिन बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हो। लेकिन जो हमारे नेकवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं, तो नेकवेयर सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, जब हम उनको यूज करते हैं यानी कि ट्रायल समाप्त हो जाता है 3-4 दिन के बाद, तो हमको नोटिस मिलती है कि तुम्हारा ट्रायल समाप्त हो गया है, अब इसको परचेस कर लो। तो वही हमारे नेकवेयर सॉफ्टवेयर हो गए, जैसे बिनरार हो गया। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में कि हमारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ये किस तरीके से काम करते हैं, कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अब एग्जांपल के लिए यहाँ पर बताया गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या है, ये भी हमारे एक प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि MS वर्ड हो गया, लिब्रे ऑफिस राइटर वगैरह हैं, ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जिसपे हम लेटर से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन टाइप करना हो या PDF नोट्स रेडी करने हो तो हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का ही यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हमारा MS पावर पॉइंट आता है। फिर नेक्स्ट हमारा है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, जैसे कि एक्सेल वगैरह हो गए, हमारे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं जिसपे हम डाटा एंट्री से रिलेटेड काम करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर सारे सॉफ्टवेयर दिए गए हैं, ये हमारे सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होते हैं। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे होते हैं, हमारा टैली सॉफ्टवेयर हो गया, बिजी सॉफ्टवेयर हो गया, ये हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गए। ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर होते हैं, कोरल ड्रा वगैरह हो गए। इंटरनेट ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर जिसपे हम इंटरनेट यूज करते हैं, गूगल क्रोम सॉफ्टवेयर हो गए। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, इनका यूज हम किस लिए करते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चलता है सिस्टम और सॉफ्टवेयर, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो जो सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए बनाए जाते हैं वही हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यहाँ पर हम डिफिनेशन पढ़ते हैं तो और आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। अगर बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, यानी कि नियंत्रित करता है और मैनेज करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का सबसे प्रमुख सॉफ्टवेयर होता है। इसकी मदद से कंप्यूटर स्टार्ट होता है और इसके बिना कंप्यूटर स्टार्ट भी नहीं होगा।
यानी कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, अगर हम कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करवाएंगे तो हमारा कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा, यानी कि चालू ही नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुना होगा। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होते हैं, क्योंकि इनका काम होता है सिस्टम को चालू रखना, सिस्टम में सभी कार्यों को कंट्रोल करना, यानी कि जो भी हार्डवेयर पार्ट होते हैं उनको कंट्रोल करना। ये सारे काम हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि इसके बिना कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता। जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, इस सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाने के लिए विकसित किया गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के बैकग्राउंड में चलते हैं और खुद ही कंप्यूटर के सभी कार्यों को मैनेज करते हैं। जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर पार्ट लगे होते हैं सभी को मैनेज करते हैं और कंप्यूटर को स्टार्ट करने में भी हमारे मदद करते हैं। जैसे कि इनपुट डिवाइस हो या फिर आउटपुट डिवाइस हो या फिर रैम हो या फिर सीपीयू हो, जो भी चीज़ें हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट हैं, यानी कि जो भी हार्डवेयर कनेक्ट हैं, इनको नियंत्रित करने का काम भी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर ही करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, और नीचे यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल भी बताए गए हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, फर्मवेयर हो गया, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गए, डिस्क फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर हो गए, कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो गए, भी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होते हैं। जैसे यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है, जो हमारे विंडोज होते हैं, विंडोज 10, 7 वगैरह जो भी हों, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं और इसी का काम होता है कि सिस्टम को स्टार्ट करना और सभी हार्डवेयर को कंट्रोल करना। फिर यहाँ पर हो गया असेंबलर, इंटरप्रेटर, डिबगर, कंपाइलर, लोडर, लिंकर, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये सारे क्या हैं, सारे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही अंग होते हैं, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, इसका काम क्या है। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच संवाद स्थापित करने का काम करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, साथ में हार्डवेयर को भी कंट्रोल करने का काम करता है। यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये हमारा कंप्यूटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम नया कंप्यूटर शुरू में लेते ही हैं, कोई भी डिवाइस लें, चाहे मोबाइल फ़ोन लें, चाहे हम अपना कंप्यूटर लें, चाहे लैपटॉप लें, जैसे ही लेते हैं सभी में हम ऑपरेटिंग सिस्टम तुरंत इंस्टॉल करते हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाउनलोड करेंगे तो हमारा कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा। यानी कि जो भी हमारे सिस्टम से हार्डवेयर कनेक्ट होते हैं उन सभी को ऑपरेटिंग सिस्टम ही ऑपरेट करता है कि किस हार्डवेयर को किस तरीके से काम करना है। उसी तरीके से मोबाइल फ़ोन हो गया, तो मोबाइल फ़ोन में जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये हमारा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, नाम सुना होगा। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल फ़ोन के लिए होता है। और एक होता है हमारा iOS, यानी कि जो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारे एप्पल के जो भी डिवाइस आती हैं उनके लिए बनाया गया है। और एक होता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारे कंप्यूटर के लिए बनाया गया है जो हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर, यानी कि 3 दिए गए हैं, इंटरप्रेटर हो गया, कंपाइलर हो गया और असेंबलर। ये भी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आते हैं। अब ये जो 3 दिए गए ये हमारे क्या होते हैं, हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। अब इनका यूज क्या होता है, तो इनका यूज ये है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की जाती है। यानी कि कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होगी जिसको हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, और उसी की सहायता से हमारे सॉफ्टवेयर डिजाइन होते हैं। अब सॉफ्टवेयर तो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज में डिजाइन होते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर 0 और 1 लैंग्वेज जो होती है, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, इसी लैंग्वेज को समझते हैं। तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि जो लैंग्वेज हम लोग समझ पाते हैं उस लैंग्वेज में डिजाइन किए गए हैं, तो कंप्यूटर काम कैसे करेगा। तो उसी के लिए यहाँ पर इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर का यूज किया गया है, यानी कि ट्रांसलेट कर देते हैं लैंग्वेज को। अब यहाँ पर हम इनकी डिफिनेशन पढ़ लेते हैं तो और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर दिया है इंटरप्रेटर, तो इंटरप्रेटर भी एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यह एक ट्रांसलेटर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में बदल देता है। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, इंटरप्रेटर उस लैंग्वेज को मशीनी लेवल लैंग्वेज में बदलता है। यह कोड को लाइन बाय लाइन मशीन लैंग्वेज में बदलता है। लाइन बाय लाइन का मतलब हो गया, पहले इतना कोड रीड करेगा, फिर इसको मशीन लैंग्वेज में बदलेगा, फिर इतना कोड रीड करेगा, इसको मशीन लैंग्वेज में बदल दिया जाएगा। इसीलिए जो इंटरप्रेटर होते हैं ये कोड को लाइन बाय लाइन रन करते हैं मशीनी लेवल लैंग्वेज में, एवं उसको रन करके उसका परिणाम
तुरंत डिस्प्ले कर देते हैं। यह कंपाइलर से धीमा होता है जो इंटरप्रेटर होता है, या मेमोरी में कम जगह को घेरता है। इसमें कोड को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होती। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि जो इंटरप्रेटर है ये भी एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदल देता है, और जो भी हमारा प्रोग्राम होता है उसको लाइन बाय लाइन मशीन लैंग्वेज में बदलता है, यानी कि लाइन बाय लाइन इसको ट्रांसलेट कर देता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा कंपाइलर है। तो कंपाइलर भी एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, या एक ट्रांसलेटर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलता है। यानी कि इंटरप्रेटर भी वही काम करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज यानी कि बाइनरी लेवल लैंग्वेज में, और उसी तरीके से कंपाइलर भी होता है। कंपाइलर भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलता है, और इसके बाद मशीन लेवल लैंग्वेज के कोड को प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। प्रोसेसिंग के बाद जो भी परिणाम आता है उसे यूजर लैंग्वेज में बदल दिया जाता है। यूजर लैंग्वेज का मतलब हो गया कि उसे हाई लेवल लैंग्वेज में बदल दिया जाता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन कोड में बदल देता है। जो इंटरप्रेटर था, इंटरप्रेटर एक एक लाइन को पढ़ता है फिर उसको ट्रांसलेट करता है, लेकिन कंपाइलर एक साथ चाहे जितना कोड लिखा हो, यानी कि जितना भी हमारा मैटर लिखा हो, सभी को ये हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में बदल देता है, और मशीन लेवल लैंग्वेज से हाई लेवल में बदल देता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा असेंबलर। असेंबलर भी एक प्रकार का ट्रांसलेटर होता है, ये भी एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और यह एक ट्रांसलेटर होता है जो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलता है, और मशीन लेवल लैंग्वेज को असेंबली लेवल लैंग्वेज में बदल देता है। यानी कि जो असेंबलर होते हैं, असेंबलर केवल असेंबली लेवल लैंग्वेज को ही बदलते हैं। अब असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या होती है तो इसको हम आगे पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आप लोग इसको और अच्छे से समझ जाओगे। तो यहाँ पर आप लोगों को कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर को एनालाइज, कॉन्फ़िगर, मॉनिटर और मैनेज करने के लिए किया जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के सभी कामकाज को मेंटेन करके रखता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कई प्रकार के कार्यों को करते हैं, जैसे कंप्यूटर में वायरस का पता लगाना, डेटा का बैकअप लेना, खराब फाइलों को डिलीट करना और डिस्क को मैनेज करना। ये हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत काम होते हैं। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के जैसे कुछ उदाहरण दिए गए, जैसे एंटीवायरस भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, डिस्क मैनेजमेंट और डिस्क क्लीनअप, ये सारे हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब समझ में आ गया होगा। जैसे कि हमारे कंप्यूटर में कोई भी वायरस आ जाए या किसी भी प्रकार की खराब फाइल पड़ी हो जिससे हमारे कंप्यूटर को नुकसान हो जाता है, तो इन सभी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। और इसके अंतर्गत एंटीवायरस हो गया, फाइल को मैनेज करना हो गया, ये सारे काम यहाँ पर दिए गए हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा है ओपन सोर्स एंड प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर। यानी कि जो ओपन सोर्स और प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर होते हैं ये क्या हैं। तो ओपन सोर्स के बारे में तो पता होगा क्योंकि हम पहले ही इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सोर्स कोड के साथ वितरित किया जाता है। यानी कि जो सॉफ्टवेयर हमारे सोर्स कोड के साथ वितरित किए जाएंगे, जिस कोड को हम खुद एडिट कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं, वह हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सोर्स कोड के साथ वितरित किया जाता है और यूजर उसके सोर्स कोड को प्राप्त करके उसमें अपनी ज़रूरत के अनुसार फीचर्स को जोड़ भी सकता है और अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है। जैसे मोजिला फायरफॉक्स सॉफ्टवेयर हमारा ओपन सोर्स होता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उबंटू, वर्डप्रेस, ये सारे क्या हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर। तो जो प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर होते हैं ये हमारे ओपन सोर्स के उल्टा होते हैं, क्योंकि इनका सोर्स कोड किसी को मिलता भी नहीं है और इनको हम फ्री में भी यूज नहीं कर सकते। इनको चलाने के लिए जिस कंपनी ने सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया होगा उससे परमिशन लेना होता है, यानी कि उस कंपनी से हमें सॉफ्टवेयर को खरीदना पड़ता है। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर में। तो प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका इस्तेमाल हम फ्री में नहीं कर सकते। इसका इस्तेमाल करने के लिए हमें इस सॉफ्टवेयर को इसके ऑनर यानी कि मालिक से खरीदना पड़ता है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर पर इसके ऑनर का कॉपीराइट होता है, अर्थात हम इस सॉफ्टवेयर के कोड को ना तो बदल सकते हैं और ना ही इसमें डिस्ट्रीब्यूट यानी कि ना ही इसको हम वितरित कर सकते हैं और ना इस कोड को हम कॉपी कर सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो जो हमारे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे केवल वही व्यक्ति मॉडिफाई कर सकता है जिसने इस सॉफ्टवेयर को बनाया होगा।
इस सॉफ्टवेयर को क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, नॉन फ्री सॉफ्टवेयर और कमर्शियल सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि फोटोशॉप सॉफ्टवेयर जो होता है ये भी एक प्रकार का प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। कोरल ड्रा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, टैली, ये सारे हमारे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इन सभी सॉफ्टवेयर को हमें परचेस करना पड़ता है और इन सॉफ्टवेयर के कोड को हम बदल भी नहीं सकते। तो यहाँ पर आप लोग ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के बारे में समझ गए होंगे। फिर यहाँ पर दिया है मोबाइल ऐप्स। मोबाइल ऐप्स क्या होते हैं? तो मोबाइल ऐप्स हमारे वो सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। मोबाइल ऐप यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे केवल मोबाइल डिवाइस जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट, आईफोन, आईपैड आदि सभी के लिए डेवलप किया गया है। वह सभी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है टाइप्स ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन, यानी कि जो मोबाइल ऐप होते हैं ये भी हमारे कई प्रकार के हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है नेटिव ऐप्स हो गया, वेब बेस्ड ऐप हो गया और हाइब्रिड ऐप्स हो गए। अब ये क्या होते हैं तो उनकी डिफिनेशन यहाँ पर बताई गई है। जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं नेटिव एप्लीकेशन के बारे में। तो इन ऐप्स को केवल किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम अथवा डिवाइस के लिए ही बनाया गया है। जैसे आईफोन के लिए बनाए गए ऐप जो होते हैं केवल आईफोन में ही रन हो सकते हैं, यानी कि जो हमारे नेटिव एप्लीकेशन होते हैं ये वही एप्लीकेशन होते हैं जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाए गए होंगे ये उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चल सकते हैं। जैसे कि आईफोन आप लोगों ने सुना होगा, आईफोन में iOS यानी कि आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ता है, तो वो कंपनी जो होती है खुद अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अपने सॉफ्टवेयर बनाती है और वो सॉफ्टवेयर केवल आईफोन पर ही चल सकते हैं, बल्कि नॉर्मल फ़ोन पर नहीं चल सकते। वही हमारे नेटिव ऐप हैं और यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि इन ऐप्स को केवल एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम अथवा डिवाइस के लिए बनाया जाता है। जैसे आईफोन के लिए बनाए गए ऐप केवल आईफोन में ही रन हो सकते हैं, इन्हें हम अन्य स्मार्टफोन में नहीं चला सकते और ये अन्य डिवाइस के लिए भी कंपेटेबल यानी कि उनके अनुकूल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग नेटिव एप्लीकेशन के बारे में समझ गए होंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा है वेब बेस्ड एप्लीकेशन। वेब बेस्ड एप्लीकेशन क्या है? तो इन एप्लीकेशन को HTML, CSS तथा जावा स्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बनाया गया है और इनका आकार भी बहुत हल्का होता है, मगर इनकी परफॉर्मेंस नेटिव एप्लीकेशन की तुलना में कम होती है। इन्हें आप वेब ब्राउज़र की सहायता से एक्सेस कर सकते हो। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे, यानी कि वह सॉफ्टवेयर जिनको HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से बनाया गया और उनको हम किसी ना किसी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वो सारे हमारे वेब बेस्ड एप्लीकेशन होते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं हाइब्रिड एप्लीकेशन की। तो जो हाइब्रिड एप्लीकेशन होते हैं ये ऐप्स एक से ज़्यादा मोबाइल प्लेटफॉर्म डिवाइस के लिए विकसित किए जाते हैं। ये ऐप वेब आधारित टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं और एक ही कोड को मल्टी डिवाइस के लिए कंफर्टेबल यानी कि अनुकूल होने के लिए विकसित किया गया। ये ऐप आईफोन में भी चल सकते हैं और दूसरे डिवाइस में भी चल सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं जो हाइब्रिड एप्लीकेशन होते हैं इन एप्लीकेशन को हम आईफोन में भी चला सकते हैं और नॉर्मल फ़ोन में भी चला सकते हैं और इनको हम गूगल प्ले स्टोर या किसी ना किसी प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं और इनको हम वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारे हाइब्रिड एप्लीकेशन होते हैं और यहाँ पर एप्लीकेशन के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि हमारा व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक, जीमेल, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सभी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन हैं और इनको मोबाइल में आसानी से चला सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि हाइब्रिड एप्लीकेशन, वेब बेस्ड एप्लीकेशन, नेटिव एप्लीकेशन क्या है, यानी कि मोबाइल ऐप्स के बारे में भी समझ गए होंगे। तो अभी तक हमने जो चैप्टर 1 था चैप्टर 1 को पूरा कंप्लीट कर लिया और इस वीडियो में हमने सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस किया कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। CCC के चैप्टर 1 को तो हमने यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लिया और आप लोग यहाँ पर समरी देख सकते हैं कि हमने देखा कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं और इसके साथ साथ भी हमने बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट की, जैसे कि इनपुट डिवाइस क्या हैं, कीबोर्ड माउस क्या होते हैं, CPU क्या होता है, रैम रोम क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या है, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हो गई, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली हैं। यानी कि CCC के पहले चैप्टर को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया और जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं तो जब हम सारे वीडियो लेक्चर यानी कि सभी चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो हम चैप्टर वाइज एक एक यहाँ पर इसी तरीके से क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। तो यहाँ पर अभी हम सभी चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, फिर आप लोगों को चैप्टर वाइज के क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड कर दिया जाएंगे। जो चैप्टर 1 था चैप्टर 1 को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने देखा है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर क्या होता है,
कंप्यूटर का इतिहास क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएं देखी, कंप्यूटर की जनरेशन, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के प्रकार क्या होते हैं, तो इन सभी को हमने डिस्कस कर लिया। और जो भी यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं इन सभी टॉपिक को भी हमने देखा कि प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं, सीपीयू क्या होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। यानी कि ये सारे टॉपिक जो चैप्टर 1 से रिलेटेड हैं इनको हमने कंप्लीट कर लिया है। और फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि इंट्रोडक्शन टू ओएस। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है और अगले वीडियो से हम चैप्टर नंबर 2 को ही स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर हैं हो सकता है कुछ स्टूडेंट करें कि सर हमें क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर हम पहले ही बता देते हैं कि जो हम चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं, तो जब हम यहाँ पर सारे चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, सारे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को एक एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे और सारे बिल्कुल फ्री रहेंगे, कोई भी उसका चार्ज नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोगों को हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हो या फिर CCC कोर्स कर रहे हो तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।